कोई गधा बना है, कोई टीचर बना, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर क्या है, फिटिंग है। ये फिटिंग जाती है ना, तब तार जा रहा, नहीं तार रहे तो कुछ कोई मतलब नहीं। और ये पावर हाउस क्या है, ब्रह्मांड है। यहाँ से क्या होता है, करंट जा रही है, चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं जीव आत्मा। आत्मा तत्व है, जीव धन आत्मा। ये जो जीव, दो जो अंदर वाली चीज है, जीव प्लस आत्मा। ये जीव मतलब क्या होता है, मनुष्य, कोई भी जानवर, घोड़ा, बैल है। उसमें जो लिखा ना कि जो हमको जीव तत्व में भगवान ने क्या बनाया, कर्म योनि बनाया मनुष्य। तो हमारा जीव भाव वो है, जो हमें करंट संचालित हो रहा है, वो चेतना है। और बाकी जो हम मास्टर, टीचर, अध्यापक, डॉक्टर, व्यवसायी, ये हमारा ग्रॉस बॉडी है। इन तीनों को बैलेंस करके कैसे रहा जाए, वही हमारा योग है। बैलेंसिंग ऑफ ऑल दीज थ्री बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ ऑल दीज थ्री बॉडी, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी। उपकरण, अंतःकरण और जीवात्मा या करण। हमारा करण होता है कारण शरीर, करण। उसके बाद में आता है अंतःकरण, जिसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आप पढ़ेंगे गीता में लिखा है। तो इसको मिला के, और इन तीनों का फ्यूजन और बैलेंस, इसलिए हमारे शास्त्रों में जब हम भी शांति बोलते हैं तो कितनी शांति बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। तीन शांति इसलिए बोली गई है कि तीनों शरीर शांत हो जाए तो वास्तव में शांति रहती। नहीं तो हम, और इन तीनों का मिलन ही योग कहलाता है। नहीं तो हम लोग क्या रहते हैं, योग में रहते हैं। डॉक्टर गांधी यहाँ कुछ बोल रहे हैं, दिमाग कुछ और लगा है, घर में क्या हो रहा होगा, कहाँ सुबह 8 बजे वर्ग लगा दिया, बच्चों का क्या होगा, इतनी गर्मी में कैसे बुला देते हैं, फालतू की, है ना। अब आप योग में है नहीं, फिजिकली आप डॉक्टर गांधी के साथ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि अब विद्यालय की व्यवस्था है, सब हमारी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन मन योग में नहीं है ना। इसी को योग कहते हैं। जहाँ भी रहो, बी 100%, whenever, whatever, wherever you are, be 100%। आप 100% जहाँ भी रहोगे तो योग में रहोगे। एक भी आप खिसक के लिए, मन खिसक जाता है, मन बहुत चंचल मान है, हजारों लाखों थॉट आते हैं। यहाँ आप मेरे साथ बैठे भी होंगे तो बहुत सारे विचार अभी भी आ रहे होंगे। कहाँ डॉक्टर गांधी से हम योग सुनने आए थे, कहाँ इन्होंने आत्मा की बात कर दी, हमारा तो मूड ही खराब हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक गीता से लिया गया है। ये हमारा बुद्धि योग से हम कैसे काम करते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसके बाद में बात करेंगे। आगे बढ़े। ये वासना युक्त होता है कर्म। नेक्स्ट, ये वासना मुक्त जब हो जाते हैं, निष्काम कर्म की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण दी है। ये बहुत व्यापक शब्द है, इस पर नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, ये एक है, दो लोग दिख रहे हैं, एक आदमी दिख रहा है, एक कुत्ता दिख रहा है, इसमें ना दिख रहा है। ये आदमी, एक कुत्ता जा रहा है, दिख रहा है। इसके बाद अपन आ जाएंगे। ये एक वासना युक्त होता है, वासना युक्त आदमी रहता है। वासना जानते हैं ना, वासना शब्द का क्या मतलब होता है, आकांक्षा है, वासना है। वासना शब्द बना वास से। जैसे कोई बर्तन, लेडीज जानती है ना, बर्तन में कोई सब्जी पकाओ, हींग वींग ज्यादा डल जाए, कितना भी तो दूसरे दिन क्या लगता है, हींग की खुशबू आ जाती, बर्तन धुल भी गया। ऐसे ये वासनाएं होती है, जिनको कहते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर, जिनकी कोई सीमा नहीं है। और यही वासना मुक्त, जब हम वासना युक्त रहते हैं तो जैसी हमारी वासनाएं रहेंगी, हमारी संस्कृति में क्या है, अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। हमने नोट गिनने के लिए सोचा था, अगले बार साहब भगवान कैशियर बना देगा, गिनते रहा, करोड़ों गिनो एक दिन में। तो ऐसी वासना युक्त रहना चाहिए कि वासना मुक्त। एक कुत्ता है, एक जानवर, उसकी कोई वासना नहीं रहती है। जब हम वासना युक्त हो जाते हैं, तो जैसे ये लोग जा रहे हैं, तो इनको ये 4 पेड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको, 4 वृक्ष है ना इसमें। तो जो वासना मुक्त आदमी रहेगा, उसको दुनिया का सही चीज दिखाई देगी। सूरज दिखाई दे रहा है और 4 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और एक जो वासना युक्त आदमी होगा, उसको क्या दिखाई दे रहा है, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, ये सब दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो दिमाग का पर्दा है, ये वासना युक्त होना चाहिए या वासना मुक्त होना चाहिए। ये एक दिन में नहीं आएगा कि मेरे बोलने से या मैंने आज सीखा तो आएगा। इसकी धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम जब इस भाव से जिंदगी जिएंगे
हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी, परिवार में भी संतुलन बना रहेगा और समाज में भी संतुलन बना रहेगा। हमारे समाज में आर्थिक रूप से विषमता होने के बावजूद भी हजारों साल से संतुलन बना रहने का कारण, आत्महत्याएं न होने का कारण यही था कि हमारे यहाँ लोगों में संतोष या आत्म संतुलन का भाव था। और आज ये आत्म संतुलन का भाव घटने के कारण सामाजिक अपराध है, जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं इस तरह का है। तो इसको एक को माइंडफुल है और एक माइंडफुल है, तो आपको डिसाइड करना आप किस उसमें जीते। नेक्स्ट, ये आपकी सारी परिभाषाएं आ गई। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगा कर्मेषु कौशलम, समत्तम योग उच्यते, योगेन आत्मदर्शनम, है ना। योगेन आत्मदर्शनम होना चाहिए। और योगेन क्या हो गया है आजकल, योगेन प्रदर्शनम। प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं, आप बाबागिरी कैसे करते, तो नट लोग बहुत अच्छा करते हैं, सर्कस के लोग बहुत अच्छा करते हैं, जिम्नास्ट हमसे अच्छा कर लेगा, ठीक है, वो उन्होंने बताया है, उसका भी एक महत्व आगे आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, इस पर आप ज़्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, ये सबका फ्यूजन है तीनों। देखो, सबसे बीच में आत्मा है, उसके आगे जीव आत्मा जो हमको शरीर मिला, उसके बाद में हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 चीज़ें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, है ना। ये मेरे बहुत शास्त्रों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आप किस के लेवल पे प्राणी बनना चाहते हैं? मन के लेवल पे, मन को बुद्धि सलाह देती है। चित्त एक हार्ड डिस्क है जिसमें पुरानी मेमोरी स्टोर रहती है। जब हम किसी संकल्प विकल्प में पढ़ते हैं, कई चीज़ें तो सीधी सीधी हो जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी आती है जैसे अब आज छुट्टी मारनी है तो दिमाग दौड़ाते कि प्राचार्य जी को कौन सी एप्लीकेशन लिखी जाए, तो बुद्धि बोलती कि उस बार ये किया था। चित्त ही में कुछ सूचनाएं जमा रहती है, उस हिसाब से जब हम संकल्प और विकल्प में आते हैं तो इस तरह की बातें होती है। उसके बाद में हमारे उपकरण है, शरीर है, इन सब का बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये आया अष्टांग योग। जब हमको इतना पता पड़ जाएगा कि हमारे शरीर में ये चीज़ें हैं, हमको इन पे काम करना है, तो पहला है यम, दूसरे पे नियम। पहली सीढ़ी, पहली क्लास है यम, दूसरी क्लास है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग इसलिए कहा, इसके 8 स्टेप है। अब कोई सोचे कि मैं पहला दूसरी सीढ़ी नहीं पढ़ूं, सीधी 8वीं में पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंच सकता। वो उन्होंने हजारों साल की मेहनत करके एक मॉड्यूल तैयार किया है, एक मॉड्यूल है। और यम का क्या मतलब है, नियम, यम बता जाइए। नेक्स्ट स्लाइड। यम होता है सोशल कंडक्ट। ये बनाए गए हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यम क्यों बनाया गया? सोशल कंडक्ट क्या होना चाहिए? जब हम पैदा हुए, हमारे पैदा होने के पहले हमको एक समाज मिल गया था। जिस वक्त हम रोए तो एक दाई माँ या जुड़वी थी, उन्होंने हमको गोद में लिया। हमारी दादी, बुआ, मौसी हमारे पैदा होने के साथ बन गई थी, है ना। कि बाद में बनी कि पहले बन गई थी? पहले बन गई थी। तो इसलिए समाज के सोशल कंडक्ट पहले है। हमें समाज में कैसे रहना है, सत्य बोलना है, अहिंसा, हमारे ये सब होना चाहिए, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इस पर अब चर्चा करना बहुत विशाल सब्जेक्ट है, इस पर अभी चर्चा नहीं करें, हम एक छोटा सा छुआ के दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, नियम क्या होते हैं? पर्सनल, ये पर्सनल कंडक्ट होता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए? सोच होनी चाहिए, हमें तप होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। इसलिए लोग पढ़ते थे। और ईश्वर प्राणिधान होना चाहिए, भगवान पे, एक परम सत्ता पे विश्वास होना चाहिए, बिना उसके पत्ता नहीं हिलता है। ये चीज़ें होनी चाहिए, तब हमारी व्यक्तित्व में एक विकास आएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं आसन और व्यायाम। तीसरी सीढ़ी थी जिसको अपन आसन और व्यायाम, व्यायाम होते हैं और आसन। आसन और व्यायाम में क्या अंतर है? व्यायाम, व्यायाम का क्या मतलब है? एक्सरसाइज। वेरी गुड। व्यायाम का मतलब होता है व्या धन आयाम, संस्कृत का शब्द है। व्या शब्द होता है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व का आयाम, हमारी टोटल पर्सनालिटी का विकास हो, ये व्यायाम कहलाता है। और जो एक्सरसाइज होती है उसमें सिर्फ शारीरिक भाग को ध्यान दिया जाता है। और व्यायाम में क्या होता है? तीनों चीज़ें बता दी ना। व्यक्तित्व में साइको से सोमेटिक, माइक्रो और मेंटल, 3 बॉडी होती है, साइकिक बॉडी, माइक्रो बॉडी और मेंटल बॉडी। इन तीनों को जब हम विकसित करना चाहेंगे व्यक्तित्व में, पहलवान बहुत विशाल हो सकता है, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस और आध्यात्मिक स्टेटस क्या होगा ये अपने को मालूम नहीं। तो योग के माध्यम से
हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उसी को व्यायाम कहते हैं। इसलिए टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एज फार एज क्वालिटेटिव इज कंसर्न एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, ये देखिए इन तीनों का फ्यूजन होता है, माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इसके बीच में हेल्थ होती है। इसलिए योगा में क्या क्या है, एक्सरसाइज है, आपको अपने से बात करनी है और स्वाध्याय करना है, मेडिटेशन, इन तीनों के चीज में हेल्थ है। और पुराना एक था शरीर माध्यम खलु धर्म, भगवान ने हमको शरीर इसलिए दिया है ना, लाखों, उसके बाद कि आप अपना उद्धार कर लो, धर्म कर लो, धर्म साधनम, आपका धर्म क्या है, उसकी व्याख्या बहुत बड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। धर्म हिंदू नहीं है ना मुसलमान है, धारते इति धर्म है ना, धारते इति धर्म। मैं आज आपके बीच में यहाँ व्याख्यान या कुछ भी तो मेरा धर्म है योग के बारे में आपको सही जानकारी दूँ। आप अध्यापक हैं, क्लास स्कूल में जाते हैं, तो आपका धर्म है विद्यार्थियों को, मुझे दायित्व दिया वो पढ़ाना। दीदी घर में खाना बना रही है, माँ है, तो जब बच्चे को देखती तो माँ है, मैं अपने पिता के सामने खड़ा रहता तो मेरा पुत्र का धर्म है, वही मैं अपने लड़के बच्चे के सामने खड़ा होता तो मुझे पिता का धर्म निभाना है। ये है हमारे धर्म। तो इसको मालूम होना चाहिए कि यदि हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो भगवान ने जो हमको शरीर दिया है उसको हम उसके दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये आसन जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना अपन, दौड़ लगाना, जंप लगाना, ये जिम जाना, ये डायनामिक एक्सरसाइज होती है ना। खूब उन्होंने ये बना लिया, ये बना लिया, ये प्रोटीन खा लिया, लेकिन स्टैटिक एक्सरसाइज होती है, कुछ आराम से जैसे ऐसे करना। योग में कोई भी एक्सरसाइज जैसे हाथ, पवन मुक्त आसन होते हैं, सुना ना आपने, अपने पवन मुक्त आसन सुने कि नहीं सुने? पवन मुक्त आसन गैस बात के लिए किए जाते हैं, उसमें धीरे से करते हैं। और इसी को यदि हम सांसों के साथ जोड़ दी जाए, इसको नीचे क्या लिखा है, सिंक्रोनाइजेशन विद ब्रीदिंग फॉर बेटर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारी एक एक कोशिकाएं रोम रोम रोमांचित हो जाए, उसको मजा आए कि आज बढ़िया खाना खाने को मिला, एक एक कोशिका को इतना अच्छा नरिशमेंट मिले, वो ऑक्सीजन उसको अच्छी से मिले, जब हम अच्छे से सांस लेके ऐसे करें जैसे, देखिए तो क्या होगा, जब हम लंबी सांस लेंगे शहर वायु, प्राणवायु अंदर जाएगी, फेफड़ों से अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, और जब हम इसको टाइट कर देंगे तो यहाँ कुछ दिनों के लिए, देर के लिए रक्त संचार रुक जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो रक्त संचार बढ़ जाता है, उससे हीलिंग होती है। डेली हमारे शरीर में टीयर और वियर एंड टीयर होती है, तो ये साइंस का सिद्धांत है, मेरा कोई सिद्धांत, साइंस ने प्रूव कर दिया, मैं आपको स्टडी बताऊंगा इसमें। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज में। नेक्स्ट, ये योगा इज अ वे ऑफ एक्टिव रिलैक्सेशन, मतलब एक्टिव रिलैक्सेशन। हम लोग क्या रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, या तो कोई गोली खा के सो जाओ, या बढ़िया जम के नींद आ गई तब रिलैक्स होते हैं। लेकिन योगा क्या कहता है, जागते हुए भी आप शिथिलता को प्राप्त हो, जागते हुए भी शिथिलता को प्राप्त हो। ये योगिक एक्सरसाइज का या योगा का पूरा प्रिंसिपल है। और आप जिंदगी में याद कर लेना, जिस वक्त आप रिलैक्स होते हैं उस वक्त आपकी स्थिति अद्भुत होती है, ऐसे ऐसे विचारों, ऐसी ऐसी चीज़ों की संरचनाएं होती हैं। वही चीज़ आप यदि थोड़ा सा टेंशन या होते हैं तो कोई कुछ बोल दे तो कितनी जोर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्रोध में उसने बोला अरे प्रचार्य जी बेकार है, वो प्रचार्य जी को जवाब दे दिया। और प्रचार्य जी कई बार, प्रचार्य जी थोड़ा अच्छी ग्रेड के रहते हैं, हंसते हुए सुन के ठीक है देख लेना बेटा करके या कुछ टाल देते हैं। और उसी चीज़ में यदि आप रिलैक्स होते हैं, प्राचार्य जी कोई चीज़ समझाते हैं तो आपको यदि कोई गलती की हो तो उसका एहसास होता है, और आप मन में सोचते हैं कि मुझे अगली बार नहीं करना। ये रिलैक्सेशन, ये योगा आपको 45 मिनट या आधे घंटे की इसलिए करवाया जाता है कि इससे आप रिलैक्सेशन को, इसमें बहुत बोलने के लिए अंतहीन है, तो ये बता रहा हूँ। और दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्सरसाइज, हाथ पांव घुमाने की तुलना में ये अलग है। नेक्स्ट, ये देखिए योगा के क्या प्रिंसिपल है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका शरीर क्या बोल रहा है। मेरा शरीर 65 साल का है, मैं वो रामदेव बाबा जैसे नहीं कर सकता, तो मेरा जितना शरीर बोलता है उस हिसाब से मैं शरीर के हिसाब से करूँ। हो सकता है आज थोड़ा करूँगा, कल थोड़ा और बढ़ूंगा, परसों और थोड़ा बढ़ूंगा, और नरसों और, क्योंकि आज से 12-14 साल पहले मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था, बेड रिडेन हो गया था। और आप लोग इस योगा के माध्यम से और आप सबकी ईश्वर की कृपा से आपके सामने आज कुछ बोलने के लिए खड़ा हो। उस वक्त तो
मैं बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाता था। तो रात जो भी है, और जो भी करो आपको फील करो। डूइंग, अनडूइंग और फीलिंग, 3 चीज़ें होती है ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कभी आपको ये सोच के नहीं आया होगा कि योगा की क्लास में ये सब पढ़ाने के लिए कोई बोलने को आएगा। डूइंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, ये करके आ जाओ। ये चपरासी व्रत कोई भी कर सकता है, कोई भी चीज़ करना है, सांस खींच लो, खींच ली, लेकिन सांस खींच करने के बाद रोको और उसको फील करो, उसका अनुभव करो। डूइंग सबसे इजी है, रोकना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। अनडूइंग या फील करना किसी चीज़ को अंदर से, वो सबसे डिफिकल्ट है। और जिस दिन आपको फीलिंग की भावना आ गई तो आप अंदर की शरीर क्या बोल रहा है, मेरा मन क्या बोल रहा है, मेरा चित्त क्या बोल रहा है, उस फीलिंग को आप समझ लोगे तो आप समझ लेना कि आप अपने शरीर को योग की तरफ ले जा रहे हो, थोड़ा सा जा रहे हैं, हम टच कर रहे हैं। प्लास्टिसिटी, हमारा शरीर क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया है। बचपन में हम खूब इलास्टिक थे, हम बचपन में इस टेबल के अंदर से घुस के बाहर निकल आते थे। बच्चे लोग देखिए ऊपर कूद जाते थे, ये कूद जाते थे। हमारा शरीर इलास्टिक था, बच्चे खूब सारी चीज़ें समझ लेते हैं, हम बहुत सारी भाषाएं सीख जाते हैं। आज हमको कोई एक भाषा सिखाने को बोले तो हवा निकल जाती, नहीं सीख पाते हैं। तो हमारा शरीर सबका प्लास्टिक हो गया है। प्लास्टिक क्या होता है, जैसे कुर्सी प्लास्टिक की है, इसका एक शेप आ गया, कुर्सी रहेगी। इलास्टिक क्या होती है, खींची जा सकती है। तो हमको अपने शरीर की प्लास्टिसिटी कम करना है, दिमाग में भी लोच लानी है और शरीर में भी लोच लानी है। इसके लिए योगा किया जाता है। इसलिए इसको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे विचारों में कड़कपन आ गया है, प्लास्टिक हो गया, हम इलास्टिक करेंगे। और इसमें हमें थकना नहीं है, आराम से करना है, इजी गोइंग में करना है। और देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इससे कोई नुकसान नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना कि योगा किया हमने ना, लंबी सांस खींची तो आज सांस ऊपर फंस गई, पेट खींच गया, नसें तन गई, आप आराम से कीजिए, इससे कोई हार्म नहीं। ये आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब क्या होता है? हाँ, स्थिरम सुखम आसनम। आसन का मतलब नहीं कि ठीक है आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। स्थिरम सुखम आसनम, जिस पोजीशन में आप स्थिर हो और सुखदायी हो, फिजिकल बॉडी के लेवल पे आप स्थिर हो और मेंटली आप सुखी हो, उसको स्थिरम सुखम आसन कहा गया है। इसलिए क्या हुआ, ये सारी पोजीशनें बताई गई है। मनुष्य 4 या 5 पोजीशन में काम करता है। एक तो खड़े होके, दूसरा लेट के, और तीसरा पलटा करके, और चौथा बैठ के, ग्राउंड से बैठ के। जैसे आप लोग बैठे ना, सुखासन, पलकी मार के कहते हैं सुखासन। इसलिए हमारे चारों जो आसन ऋषियों ने बनाए, 4 पोजीशन में आसन बनाए गए हैं। खड़े होने वाले आसन कुछ अलग हैं, जैसे ताड़ासन भी हमने किया, और सारे आसन है, वृक्षासन है, उसको बैठ के सुखासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, लेट के करते तो पवन मुक्त आसन है, आप पैर उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, कमर पेट को दबा रहे हैं, पवन मुक्त आसन है, लेट के करते तो मकर आसन है, धनुरासन है, फिर एक शवासन है, लेट के सबसे बड़े शवासन है, और फिर इन सबको मिला के उन्होंने क्या बनाया, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारे हो जाते हैं, खड़े के, बैठ के, लेट के, सारी 12 पोजीशन है सूर्य नमस्कार में। इसलिए उसको कंपोजिट उसको बताएंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखिए सब पोजीशन की। नेक्स्ट ये देखिए, छोटे छोटे एक्सरसाइज कीजिए, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं। कुछ बड़े होते हैं, जैसे धनुरासन हो गया, ये शलभ आसन हो गया, ये सर्पासन या मकर आसन हो गया। और बड़ा आसन जो होता है ये सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार में देखिए सारी 12 चीजें आ गई हैं। ये नेक्स्ट, ये देखिए मैं उल्टा गया, ये देखिए 4 पोजीशन है, बैठ के, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, लेट के और बैठ के। नेक्स्ट, आसन करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पूछते हैं हम, वो योग करना है सर, क्या करें, क्या लाएं, क्या क्या करें? तो आपका एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि हमें करना है, और अलर्ट जितने टाइम करें 100% करें। ये नहीं कि उनके देखने के चक्कर में कि लोग बढ़िया हमने ड्रेस वेस पहन के कुछ करना, वो नहीं। देन टाइम किसी भी समय कर सकते हैं, बेहतर होता है कि सुबह के समय करें, कंसंट्रेशन ध्यान के लिए अच्छा रहता है। क्लोथिंग हल्का पतला कपड़ा कुछ भी पहन लीजिए, नहा के करें अच्छा है।
हम जो नहाते हैं वो फिजिकल बात है, और योग के द्वारा हम इंटरनल बात देते हैं, शरीर को अंदर से साफ करते हैं। बाहर की सफाई ज़्यादा जरूरी है कि अंदर की? जोर से बोलिए। इसलिए योग करना ज़्यादा जरूरी है। नहा के तो हम बस एक बट्टी साबुन लगाई, बढ़िया पानी सानी डाला, अंगी कंगी की और थोड़ा पाउडर लिपस्टिक लगा के सुंदर से आ गए, लेकिन अंदर से हम कितने खराब हैं ये हम ही को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है कि हम कितने अंदर से बदमाश हैं, हैं? तो उसकी सफाई कीजिए। प्लेस कहीं भी कर सकते हैं। फूड हैबिट आया है तो हम लोग अधिकतर लोग शाकाहारी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान ने हमको इस देश में पैदा किया है कि जहाँ शाकाहार की प्रचुरता है, वो इतनी वैरायटी है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतनी फूड डाइवर्सिटी। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बात करने में। रिलैक्सेशन रहना चाहिए, वेन टू लिव। जब आपका मन करे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो जितने में आपको आनंद आए तब वक्त कीजिए। हम होता है किसी दिन पौन घंटा कर पाते, किसी दिन कोई काम रहता तो आधा ही घंटा कर लिया। खुश उसी में खुश किया ना। देन वार्म अप क्या क्यों करना चाहिए? नेक्स्ट, कोई भी एक्सरसाइज के पहले वार्म अप कहलाता है। सीधे नहीं पाँव पकड़ो। गाड़ी चालू करते तो क्या करते हैं? गाड़ी का पहले इंजन स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही जैसे हम सुबह उठ के आए या कोई काम से आए तो हल्का सा हमें वार्म अप करना चाहिए, हल्का फुल्का, है ना? क्योंकि हमारा शरीर तैयार हो जाना चाहिए। हमारी कोशिकाएं सोती हुई पड़ी है, तो हम जो भी एक्सरसाइज करें उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, है ना? टू एक्टिव, है ना? इसमें सब लिखा है। वार्म अप करते हुए दिखा रहे हैं ना, इसमें इसीलिए दिखा रहे हैं कि कोई भी 5 मिनट वार्म अप करें। कोई भी योगा का सेशन होता है, कहीं भी होता है, 5-10 मिनट पहले वार्म अप करवाते हैं। हाथ पाँव को चला लें, इसको चला लें, तो शरीर के जो फेफड़े होते हैं, हृदय होते हैं, और छोटी छोटी कोशिकाओं में थोड़ा सा ऑक्सीजन जाना चालू हो जाता है। उससे हमको उसका एक्सरसाइज करने का मजा आता है। जो भी हम काम करें जिंदगी में मजे के लिए करें। नेक्स्ट, ये देखिए सूर्य नमस्कार के बारे में। इस सारे आगे बढ़े, इसको छोटे में हमने दे दिए 12 पोजीशन सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट, अब प्राणायाम आ जाते हैं। ये इसके ऊपर बहुत प्राणायाम है ना। पहला बोला था ना, जिंदगी क्या है? प्राणों के रूप में, सांसों के रूप में दी गई है। इसका विस्तार करना है। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट, ये हम जब सांस लेते हैं तो क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं सांस लेने में? क्या क्या करते हैं हम? अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और कुछ करते हैं क्या इसके अलावा? अंदर लेते हैं, छोड़ने के अलावा कुछ किया क्या? कितने लोग रोक के रखते हैं? नहीं रखते ना। जिंदगी में अधिकतर लोग क्या करते हैं? लेते हैं और छोड़ते हैं, लेना और छोड़ना नहीं। जबकि प्राणायाम में यही बताया गया है कि लेना छोड़ना से बढ़ के बड़ी चीजें रोकना, उसको हम बताएंगे। देखिए फेफड़ा है, इसमें क्या आ रहा है? देखिए सांस ले रहे हैं, सांस फूल रही हो, फिर डायफ्राम ऊपर जा रहा है और सांस बाहर निकल रही है। तो एक ये तो हो गई हम ब्रीदिंग। और उसके बाद में एक होता है, ब्रीदिंग का क्या मतलब है? हम जो सांस लें, जो प्राणवायु ऑक्सीजन अंदर जा रही है, हमारी एक एक कोशिकाओं पे जाए। क्योंकि हमारी कोशिकाएं, हृदय की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं, लिवर की कोशिकाएं, ब्रेन की कोशिकाएं, उन तक ऑक्सीजन जाना है। उनको सेल्यूलर ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग 2 तरह की, एक ब्रीदिंग है, एक सेल्यूलर ब्रीदिंग है। तो अच्छा खून चाहते हैं ना, अच्छी ऑक्सीजन और अच्छा खून हमारे दिमाग में जाए, और जो भी अच्छा कचरा वचरा जो जमा है वो वहां से निकल जाए। तब हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, इसे हमारे ब्रीदिंग के 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 चीजें होती हैं। मान के रखिए प्राणायाम का बेसिक जो है 4 पे है। उसको पूरक कहते हैं। पूरक मतलब पूर्ण करना। अंतः कुंभक, घड़ा रहता। कुंभक मतलब घड़ा। कुंभक घड़े को कहते हैं ना। अंतः रोक के रखना, अंतः कुंभक। जितना रोक सकते हैं उसको 4, 6, 8 का फार्मूला है, और सारे फार्मूला है। देन रेचक जो भरा हुआ उसको, और फिर उसको रोक के रखना। घड़ा खाली हो गया है तो भी फिर से देखिएगा।
समझ में? ये समझ में आ जाएगा तो प्राणायाम समझ में आ जाएगा, नहीं तो इधर से निकालो उधर से निकालो, फिर कोई मतलब नहीं, निकालते आगे जिंदगी कट गई। और सारे प्राणायाम की जो बेसिक है इसी पे है। जब हम ज़्यादा देर तक फेफड़ों में सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक हमारे फेफड़ों में रहेगी और वहाँ से पूरे शरीर को अच्छी ऑक्सीजन पूरे शरीर को जाएगी ना। और जब हम निकाल देंगे पूरी की पूरी तो निकालते तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी शरीर की बाहर चली गई, तो क्या वो शरीर की जितनी भी कचरा था, विजातीय द्रव्य था, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके प्राणायाम का बेसिक है। नेक्स्ट, ये सर्वाइकल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसको हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट, अब आप इसमें सोच लीजिए कि 45, 50, 55, 60 साल तक हमने किस तरह से सांसें ली। हमको खुद को सांस लेने की अकल नहीं थी, दुनिया को बहुत सारी अकल सिखाते रहे, है ना। सही देखा जाए तो सांस लेने की तमीज नहीं थी हमें, और हम क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। और यही हम अच्छे से सांस लेते जो 1 लाख सांस दी थी भगवान ने, क्योंकि ऋषि मुनियों ने देखा जंगलों में जब उन्होंने तपस्या की, कुछ ऐसे जानवर हैं जो 150 साल, 200 साल, 300 साल जीते हैं, उन सब की श्वसन कृति बहुत कम होती है। सांपों के बारे में सुना ना, सांपों के बारे में, इन सब के अजगर के बारे में, ये बहुत सुस्त सांस लेते हैं। हम लोग 18 से 20 सांस लेते हैं, वो लोग 5 सांस या 3। कछुआ 150, 200। उन्होंने देखा कि यदि हम अपनी सांस की गति को कम कर दें, जैसे 18, 20 सामान्य चलती, उसको 12, 15 पे ही लिया है, और करत अभ्यास से जन्म दोष सिद्धांत, तो उससे क्या होगा, हमारी सांस कम होगी। और हृदय गति भी उसी अनुपात से चलती है, 1 से 4 अनुपात चलती है। यदि हमारी सांस की गति 18 है तो हृदय गति 72 है। यदि हम सांस गति 15 ही आएंगे, हृदय गति 60 हो जाएगी, तो हृदय को भी काम करने को समय मिलेगा। ये इसकी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, समय कम है इसलिए मैं आगे, ये वेंटिलेटर आगे बढ़ते जाए। ये मतलब सांस से हम अपनी चाहें तो अपनी वाइटल कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइज मेरी नहीं है, विदेशों में इतना रिसर्च हुआ है, इतना रिसर्च चल रहा है। यदि हम किताबें छोड़ें तो हजारों लाखों पन्ने मिल जाएंगे। विदेश वालों ने हमारी योग की मूल भावनाओं को लेकर वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जहाँ हम लोग तो सिर्फ सांस निकालने फुलाने में चले गए हैं। आगे, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम तो शरीर के अंदर, आगे बढ़ते जाओ, हमारे श्वसन तंत्र पे भी पड़ता है जो हमने बता दिया। नेक्स्ट, हमारे हार्ट पे भी पड़ता है। थर्ड, आगे हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है। नर्वस सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, छोटा सा बता देते हैं। सबसे पहला नीचे हिस्सा होता है जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर वाला होता है लिम्बिक सिस्टम, और उसके ऊपर होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा। तो जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला हाइंड ब्रेन होता है, सबसे नीचे वाला ब्रेन होता है, वो हमारे दैनिक कार्यक्रम, मल मूत्र, पेशाब विसर्जन, श्वास चलना, हृदय चलना, इन सब पे काम करता है। उसके ऊपर होता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस के भाव आते हैं, घृणा, दया, प्यार, क्रोध, मुस्कान, उसके लिए काम करता है। और उसके ऊपर जो हमारा मनुष्य है, उसको भगवान ने खोपड़ा, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो दिया गया है। उसका विकास होना चाहिए। गुस्से में कब हमें क्रोध दिखाना है, कब हमें शांत बैठना है, किस चीज़ को पहचानना है, किस चीज़ की रीजनिंग करना है, ये हमारा ऊपर का ब्रेन होता है। इन तीनों ब्रेन में संतुलन होना जरूरी है। और योग की इन क्रियाओं के माध्यम से जो दिमाग में जो केमिकल होते हैं, सीरोटोनिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनका प्रॉपर विस्तार होता है। नेक्स्ट, ये शरीर में डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म किस पे काम नहीं करता, सब पे काम करता है। समय नहीं, इसको आगे बढ़ रहे हैं। ये किडनी में क्या काम करता है, डाइजेशन में क्या काम करता है, और सबसे मेन चीज़ है, जब आप योग करते हैं तो आपको क्या होता है, सेंस ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग। कंप्लीट वेल बीइंग, अच्छे होने का एहसास लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल बताए दिए थे अभी, अनुलोम विलोम होता है, भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है, उज्जाई होता है, ये सब तो सुने हैं ना। भस्त्रिका का क्या मतलब होता है, भस्त्रिका शब्द कहाँ से आया, कपालभाति का क्या मतलब होता है, करते आए ना, हैं? थोड़ा बहुत देखिए, भस्त्रिका एक पुराने जमाने में कभी आपने
रांगा वांगा करवाने या बर्तन की वो करवाने गए थे क्या कभी? भट्टी में कलई होती थी घर में, कलई करवाने अपन लोग जाते थे ना, कलई करवाने बर्तन में गए देवेंद्र जी मानो अम्मा, पीतल के बर्तन होते थे, तो वो एक ओखली रहती थी ना, ओखली होती थी, उसमें वो हवा भर के नीचे कोयला रहता था, एक चक्रा रहता था, उसको घूमता था। ओखली से क्या होता था, फिर एकदम से क्या होता था, खूब वायु आती थी और खूब गर्म हो जाता था। तो भस्त्रिका इसीलिए किया जाता है, भस्त्रिका शब्द उसी से आया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भस्त्रिका आप करो तो आपके दिल में वो भाव होना चाहिए कि मैं अपने शरीर को उस भस्त्रिका की अग्नि से प्रज्वलित कर रहा हूँ। इतनी ऑक्सीजन को भस्त्रिका में बहुत तेज किया जाता है ना, पूरा ऊपर सांस को के नीचे मारी जाती है भस्त्रिका, पूरे फेफड़े को फुला के हम ऐसे करते हैं, है ना। भस्त्रिका में पूरा भर के दबाना है, भस्त्रिका उसको इसलिए कहा जाती थी। अब वो इतना समय नहीं कि एक एक चीज को हम बता, क्योंकि एक एक चीज में 15 इतना विस्तार है। कपाल भाती का क्या मतलब होता है? कपाल का क्या मतलब होता था? ये कपाल और भाती मतलब चमकाना। ऐसा प्राणायाम किया जाए जिससे हमारा ये ललाट चमकने लगे। प्रभु का वर्णन करते तो सबसे पहले वर्णन क्या होता है? कपाल वाले, कपाल उनका विशाल कपाल, कपाल चमकने लग गया, उसको कपाल भाती कहते थे। तो इस प्राणायाम से करते थे ये सबसे जरूरी है, खोपड़ा। फिर एक भ्रामरी सुना है, भ्रामरी क्या होता है? आवाज कैसे निकलेगी भौरे के जैसे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और उसको निकालना नहीं है, उसको परसीव करना है। गुंजन को गुंजन करके किसी को दिखाना नहीं है। जब आप सांस लें, जैसे ऐसे लिया, और दूसरी आवाजें नहीं आए, इसमें भ्रामरी की जाती है। और भ्रामरी में जो रिसर्च हुआ है, ब्रेन में 4 वेव होती है, बीटा वेव, अल्फा वेव, डेल्टा वेव और गामा वेव। बीटा वेव में आज से बात कर रहा हूँ तो बीटा वेव बनती है। जब हम आंख बंद करके किसी चीज़ पे विचार करते हैं, सोचते हैं, तो अल्फा वेव बनती है। और मानसिक शांति के लिए उसके लिए अल्फा वेव का बनना बहुत ज़रूरी है। हम नींद में नहीं जाएं, नींद में नहीं तो बीटा डेल्टा, तो अल्फा वेव का बनना जरूरी है। नहीं तो बीटा 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 दिन भर बीटा रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा, कलह होता। तो अल्फा बनाने के लिए है, उसको भ्रामरी किया गया। उसको उस तरह से कीजिए, क्योंकि अभी तक समय नहीं है। एक मैं जस्ट आपको कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया की आंख से जो दुनिया दिखती उतना दिखा रहा हूँ। तो भ्रामरी इसलिए किया जाता है, उसका बेसिक मालूम होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। एक अपने लाइफ के आप कुशल मजदूर बनिए। कुशल मजदूर और एक बेलदार और मिस्त्री में फ़र्क जानते हैं ना? बेलदार तो कहीं भी तगाड़ी फैसा भगा दिया जाता। मिस्त्री होता है अपनी ज़िंदगी के मिस्त्री बनिए, मैसन बनिए, बेलदार नहीं बनिए। अभी तक हम बेलदार बन के काम करते थे, तो भ्रामरी ही हो गया। इसमें ये लिखा करेक्टली और डीपली कीजिए। नेक्स्ट योग निद्रा है, ये इसका आइसक्रीम है, जैसे आप स्वीट डिश है। आसन प्राणायाम करने के बाद आप योग निद्रा करने जाएंगे, तो योग निद्रा को जो बताया गया है आगे कर दो इसको, ये वाला बस। योग निद्रा का जो बेसिक है वो है हम तुरीयावस्था को प्राप्त कर लें। तुरीयावस्था नाम सुना कि पहली बार सुन रहे हैं? तुरीयावस्था 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस। ये मांडव की उपनिषद वगैरह पढ़िए तो उसमें आता है। ये विवेकानंद जी के साहित्य में बहुत कुछ है, उसमें पढ़े। तो इसमें हम लोग जो योग निद्रा में क्या करते हैं, हम लोग हमारी जो स्टेज है, हमारी शरीर की स्टेज 3 स्टेज में हम जीते हैं। या तो हम जैसे फुल्ली कॉन्शियस बैठे हैं, या हम सो रहे हैं स्लीप में, या स्वप्नावस्था, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। इसके अलावा जो चौथी अवस्था होती है उसको ट्रांसीडेंटल या तुरीयावस्था कहा जाता है। और योग निद्रा में इस अवस्था को प्राप्त करने का एक प्रयास किया जाता है। शरीर को रिलैक्स छोड़ के, सांसों को जोड़ के, फिर प्रत्याहार की ओर जाते हुए, प्रत्याहार क्योंकि पहले 4 चीज़ें तो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4। फिर प्रत्याहार इंद्रियों के आहार है, 5 इंद्रियां हैं, इनके अलग आहार, इनसे अलग विड्रॉ करना,
उसको प्रत्याहार कहते हैं। फिर आती धारणा, ध्यान और समाधि, उसका अवसर है ट्रांसीडेंटल स्टेज, तुरीय अवस्था। नेक्स्ट, ये ओम के बारे में बताया। नेक्स्ट, शांति पाठ क्या मतलब है? अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गए, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। मालूम ही होगा सबका मतलब। और ओम शांति, शांति बताया ना मैंने। शांति, जो पहली शांति जोर से बोली जाती है क्योंकि ग्रॉस बॉडी बड़ी होती है। दूसरी शांति को और धीमे से बोलिए, अंतःकरण और छोटा होता है। और तीसरी शांति को ऐसा बोलिए जो आपके आत्मा के लेवल पे जाए। ओम शांति शांति। जैसे मंत्र जाप में होता है ना, रैकरी बेकरी और जब जाप और जोर से जाप करना, तो जब मन वचन कर्म से तीनों जगह, इसलिए 3 शांति बोली गई हमारे धर्म में। सारी चीज़ें बड़ी प्रिंसिपल थी, किसी कारण से हम लोग इसको भूल गए। तो जब शांति बोलो उस भाव से बोलो, ओम को बोलो तो उस भाव से बोलो, नहीं तो मैकेनिकल जीवन के आप एक कुशल मजदूर बनिए। ठीक है, कई प्रार्थनाएं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्यावह तेजस्विनी भवेतु मस्तु मा विद्वेषा भय। उन सब का मतलब हो, सबको पढ़िए। हम प्रार्थना इन्वोकेशन करते हैं, इसको इन्वोकेशन कहते हैं। आज जैसे आपने 1 घंटे प्रार्थना क्यों की, ये कोई रिचुअलिस्टिक नहीं है, इसको हमें अपनी भावों में लाना है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, है ना, सह वीर्यम करवावह, सब साथ में कर रहे हैं हम लोग। तेजस्विना भवतु, हम तेजस्वी बने। और उसके बाद में क्या है, माँ विद्वेष। उसके बावजूद हमें एक दूसरे पर ही विद्वेष की भावना नहीं रहे कि मैं ज़्यादा बड़ा आदमी हो गया, मैं फलाना, मैं ठिकाना नहीं। वो ये कह रहे हैं सभी कार्य समाज के एक साथ मिल के होंगे। अकेला विजयकांत गांधी, अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता। तो सारी प्रार्थना इसीलिए बनी थी, इसीलिए वो बैठा के करवाते थे। क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा थी और संस्कृत का इतना ज्ञान लोगों में था, वो उस भाव को समझ पाते थे। नेक्स्ट का देखा दो, कोई शेड्यूल कितने मिनट का भी आप कर सकते हैं, ऐसा हमने समय दिया है। इन्वोकेशन, वार्म अप, आसन में 15-20 मिनट कीजिए, 10-15 मिनट प्राणायाम कीजिए, योग निद्रा आप कर सकते हैं तो 15 मिनट कीजिए, तो 45 से 60 मिनट का शेड्यूल होता है। नेक्स्ट, हेल्थ क्या है, डिसीज क्या है, आगे बढ़ते जाए। हर कंडीशन, हर बीमारियों में से काम आ सकता है, अब इसको जाएंगे नहीं। नेक्स्ट, ये आपका एक चक्र है, जीवन का चक्र। इसको समझ लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी है, फिजिकल हेल्थ कितने है, इसमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको। फिजिकल हेल्थ में 8 है, लेकिन आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सब में एक सा नंबर मिलेगा तो गोला क्या बनेगा, सब में 9 नंबर मिले तो गोला एक सा बनेगा। किसी में 2 मिला, किसी में 7 मिला, किसी में 5 मिला, किसी में 3 मिला, तो गोला कैसा जाएगा, गोला स्मूथ नहीं बनेगा। तो जिंदगी का चक्र चलेगा नहीं, रुकेगा नहीं, हम गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। तो जिंदगी का ऐसा चक्र बनाएंगे। नेक्स्ट, ये एक बुक है, ये प्रोफेसर लियान HOP का नाम है, लिखा हुआ है लियोन HOP। इन्होंने क्या लिखा, लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज डाइट एंड योगा फॉर हार्ट एंड माइंड। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक है। ये प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। जॉर्ज बर्नैड शॉ की जो टीम थी उसके ये मेंबर थे जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इनकी किताबें MD ने DM और जो बड़े बड़े कार्डियक उसके लिए चलती है। ये बुक मैंने पूरी पढ़ी और इन्होंने योगा और उसमें इतना काम किया, इतना हमने पढ़ा है। तो जब इन्होंने लिखा है, क्या लिखा, लिविंग लॉन्गर लिविंग बेटर, लंबी जिंदगी हो और अच्छी जिंदगी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य, दीर्घायु भव, स्वस्थ भव, यही आशीर्वाद देते थे हमारे। यही बोलते ना, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, यही जीवन का उद्देश्य था। ये नहीं कहते थे बहुत पैसे वाले बनो, 5 मोटर वाले बनो, नहीं, दीर्घायु भव, स्वस्थ भव, यही आशीर्वाद, खुशी रहो, ये है। आगे बढ़े, ये है। अब आपको जस्ट योगा प्रैक्टिस आपको डिसाइड करना है। साइंटिस्ट स्टिल स्टडिंग, अभी भी स्टडी इसकी चल रही है। डॉक्टर्स रिकमेंडेड फॉर सेंचुरीज आवर एंसेस्टर प्रैक्टिस एंड प्रूव्ड इट। नाउ इट्स योर टाइम, इट्स योर डिसीजन कि हमें इसको किस भाव से करना है, क्या करना है। तो ये चूँकि बहुत कम समय था, जितना मुझसे संभव हो सका, हो सकता कुछ त्रुटियाँ भी कमी रह गई होंगी, कुछ मैं समझा भी नहीं पाया होऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट कंप्लीट, पूरा हो नहीं सकते हैं। जो पूरा होगा उसमें कमी ही रहेगी, पूरा ईश्वर है और हम भी पूरे नहीं हैं, आप भी पूरे नहीं हैं। पूरे नहीं, इसलिए हमें भरने की ज़रूरत है। पूर्ण को अपूर्ण को ही भरा जा सकता है, पूर्ण को कोई भरा नहीं जा सकता है।
इसलिए पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते जो हमारा था, तो हमारा ये उद्देश्य है कि आज की श्रृंखला में जो भी हुआ, आपको कभी और ज़रूरत पड़ेगी इस विषय पे, ये कोई अंत